हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है व्रत। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा व्रत, सर्कल बोलते हैं जिसको। और इसमें हम करते हैं अभ्यास 10.1 को। आइए देखते हैं सर्कल क्या होता है। तो व्रत व्रत क्या होता है आपका? एक इस प्रकार का आपका एक गोला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? व्रत बोलते हैं। अब देखिए एक पहिया है, पहिया भी एक वृत्ताकार आकृति का होता है। किसी भी चीज़ का ही पहिया हो सकता है, आपका बस का हो सकता है, कार का हो सकता है, गाड़ी का हो सकता है, किसी प्रकार का हो सकता है। घड़ी घड़ी भी आपकी क्या है? वृत्ताकार हो सकती है। घड़ी की शेप कैसी हो गई आपकी? वृत्ताकार हो सकती है। घड़ी के आकार आपके अलग भी हो सकते हैं। घड़ी का आकार इस प्रकार का भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, परंतु घड़ी का आकार क्या है? वृत्ताकार भी हो सकता है। कैसा है? वृत्ताकार। और क्या है आपका? चाबी का गुच्छा। चाबी का गुच्छा भी आपका क्या है? वृत्ताकार होता है, जिसमें आप की रिंग में डालते हैं। यहाँ पे आपकी की हो गई, कैसा हो गया ये? आपका वृत्ताकार। चाबी का गुच्छा। अब आता है बटन। कोई भी बटन आपके होते हैं वो भी कैसे हो गए? वृत्ताकार होते हैं। चूड़ी, आपने चूड़ी देखी होंगी, चूड़ी या कड़ा, वो किस प्रकार का होता है? वृत्ताकार होता है। 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का, ये सारे कैसे होते हैं? आपके वृत्ताकार होते हैं। ये बात आपको समझ में आई? तो आपको वृत्त की आकृति समझ में आ गई होगी। कोई भी गोल आकृति इस प्रकार की जो परिधि से ली गई हो वो क्या हो गई? वृत्ताकार हो गई। ये चीज़ आपको क्लियरिटी समझ में आई? अब नेक्स्ट देखिए, व्रत तथा व्रत केंद्र। व्रत तथा व्रत का केंद्र। अब देखिए व्रत, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है? एक तल का वह बिंदु जो उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक तल के स्थिर बिंदु से दूरी पर स्थित हो, व्रत कहलाता है। जैसे एक बिंदु मैंने लिया और ये बिंदु यहाँ तक आया, अब इसको मैंने क्या कर लिया? राउंड घुमा दिया, तो क्या आ गया आपका? व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? व्रत कहलाता है। अब व्रत का केंद्र क्या हो गया आपका? देखिए क्या आ गया? व्रत का केंद्र। व्रत का केंद्र, ये बात आपको समझ में आई? अब देखिए, स्थिर बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं। व्रत की त्रिज्या क्या हो गई? केंद्र को व्रत की किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड भी व्रत की त्रिज्या कहलाता है। तो व्रत की त्रिज्या क्या हो गई? ये बिंदु से यहाँ तक की क्या हो गई आपकी? व्रत की त्रिज्या। यह आप पूरा ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? व्यास। और व्यास क्या हो गया आपका? व्यास का अगर आप आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगी? त्रिज्या निकल कर। ये बात आप समझ में आई? ये जो पूरी लाइन हो गई ये क्या हो गई आपकी? व्यास। और इसका अगर आप आधा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? त्रिज्या। ये बात आपको क्लियर हुई अच्छे से? अब नेक्स्ट देखिए, वृत्तीय क्षेत्र। वृत्तीय क्षेत्र क्या होगा आपका? अब देखिए, एक वृत्त उस तल को जिस पर वह स्थित है 3 भागों में विभाजित करता है। ये क्या क्या है आइए देखते हैं। वृत्त के अंदर का भाग जिसे अभ्यंतर भी कहते हैं। अब देखिए कि वृत्त दिया गया है, इसके अंदर क्या है? अभ्यंतर। ये क्या हो गया आपका? वृत्त। और ये बाहिर भाग, अभ्यंतर और बाह्यंतर। अब देखिए, और ये क्या है? वृत्त एवं वृत्त के बाहर का भाग जिसे बहिर्भाग भी कहते हैं। वृत्त तथा इसका अभ्यंतर मिलकर वृत्तीय क्षेत्र बनाते हैं। तो ये क्षेत्रफल हो गया आपका अंदर का, अभ्यंतर। ये वृत्त हो गया और ये आगे इसके बाहर का भाग, इसे क्या बोलेंगे? बहिर्भाग। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्रत की जीवा मतलब व्रत का व्यास। व्रत की जीवा और व्यास को समझने के लिए आपको एक वृत्त बनाना होगा। मैं यहाँ पर एक वृत्त बना देता हूँ। देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ एक वृत्त बनाया और ये जो बिंदु है यहाँ तक मध्य बिंदु हो गया। क्या हो गया? मध्य बिंदु। और ये बिंदु से लेकर जहाँ से आपने त्रिज्या ली है ये क्या आ गई आपकी? त्रिज्या। जो रेखा है वो क्या होगी? त्रिज्या। और मैं इस रेखा को अगर पूरा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका? व्यास। और बिंदु से अलग मैं कोई भी लाइन लेता हूँ इस प्रकार, यहाँ ले ली, यहाँ ले ली,
ये क्या हो गई, सारी आपकी जीवा। जो केंद्र बिंदु से होकर नहीं जाती हैं वो वृत्त की जीवा कहलाती हैं। ये बात आपको क्लियर हुई कि जो केंद्र बिंदु से होकर ना जाए वो वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की जीवा देखिए पूछा गया है, यहाँ पर बताया गया है, एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है वो क्या कहलाता है, आपका वृत्त की जीवा। किन्हीं दो बिंदुओं को मैंने यहाँ पर मिला दिया, यहाँ पर मिला दिया, ये यहाँ पर मिला दिया, ये क्या हो गई, आपकी वृत्त की जीवा हो गई। ये बात आपको क्लियर हुई। अब वृत्त का व्यास, उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहे जाते हैं। तो केंद्र से होकर जाती है तो पूरा ये बन गया, ये पूरी लाइन क्या हो गई, आपकी व्यास हो गई। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है तथा सभी व्यासों की लंबाई समान होती है और त्रिज्या की दोगुनी होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्यास क्या हो गया आपका, यहाँ क्या आ गया, व्यास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को आधा करेंगे। और अगर आपको क्या चाहिए व्यास, तो 2 गुणा त्रिज्या आपको करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या का दुगुना करना पड़ेगा और त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए, चाप तथा अर्धवृत्त। चाप तथा अर्धवृत्त क्या हो गया आपका, चाप दो बिंदुओं के बीच एक वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। आप पाएंगे कि दोनों भागों में एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़े भाग को दीर्घ चाप कहते हैं तथा छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। कैसे, कि वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं और आप पाएंगे कि दोनों भाग में से एक भाग क्या है, बड़ा है। अब मैं इस प्रकार वृत्त का भाग बना लूँगा और एक छोटा है। बड़े भाग को दीर्घ चाप, और ये मैंने 2 भाग बना लिए, तो ये क्या हो गया आपका दीर्घ चाप। और ये कम वाला क्या आ गया आपका, इसे और कम ले लेते हैं यहाँ से, ये क्या आ गया आपका, लघु चाप। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए अर्धवृत्त क्या हो गया, वृत्त का वह भाग जो एक और व्यास और दूसरी ओर परिधि से घिरा होता है अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब देखिए इस प्रकार मैंने ये बनाया अर्धवृत्त, ये क्या बन गया, इसका व्यास, और ये आपका आ गया आर, ये भी आ गया आर आपकी, और इसके बीच में अगर कोई भी आप लाइन खींचते हैं तो क्या बन जाती है, जीवा। तो आपने क्या किया, दीर्घ चाप आपका हो गया, लघु चाप आपका ये हो गया, बीच में अपने लाइन बना दी और इसको आर पी क्यू और ये पी क्यू आपने लिया है। ये बात आपको क्लियर हुई कि आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो वृत्त का अर्धवृत्त क्या होता है, वो आधा होता है वृत्त के क्षेत्रफल का। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं अब वृत्त की परिधि और वृत्तखंड। वृत्त की रेडियस एंड वृत्तखंड। अब देखिए सर्कल का सेक्टर एरिया, वृत्त की परिधि रेडियस क्या आ गई, संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। जितनी भी लंबाई हो गई वो उसकी क्या हो गई, परिधि हो गई। परिधि कैसे, ये रेडियस नहीं होगी, ये आ गई इसकी परिमाप हो गया। इस प्रकार ये अब जैसे मैंने ये त्रिज्या से लेकर एक वृत्त का निर्माण किया तो एक चक्कर जो आपका पूरा हुआ, ये इस पूरे चक्कर को क्या कहेंगे, परिधि। एक चक्कर कितनी बार घूमा गया, अगर एक बार घूमा गया तो 1 इंटू परिमाप, इस प्रकार ले लेंगे हम। और वृत्तखंड क्या हो गया, जीवा को प्रत्येक चाप के माध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र तथा खंड या सरल भागों में वृत्तखंड कहते हैं। आप पाएंगे कि 2 प्रकार के वृत्तखंड होते हैं, ये है दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड ये रहा और लघु वृत्तखंड ये रहा। आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। तो जो बड़ा भाग होता है उसको क्या लिखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, और छोटे भाग को क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड। ये क्या आ गया आपका पी क्यू। तो किस प्रकार है ये वृत्तखंड को हमने दिया गया है कि जो चाप के मध्य भाग को वृत्तीय क्षेत्र का खंड या सरल भागों में वृत्तखंड कहते हैं। ये बात आपकी क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखिए त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड क्या होता है, ये वाली बात आप अच्छे समझ लें। वृत्त को
एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के बीच के क्षेत्रफल को त्रिज्या खंड कहते हैं। वृत्तखंड की तरह आप पाते हैं कि लघु चाप लघु त्रिज्याखंड के तथा दीर्घ चाप दीर्घ त्रिज्याखंड की संगत है। अब देखेंगे आप, ये बड़ा भाग आ गया, ये चाप आपने ले ली, मध्य बिंदु ले लिया O, ये आपका आ गया Q और ये आ गया आपका P, और यहाँ क्या आ गई आपकी दीर्घ वृत्तखंड। जो बड़ा भाग है वो क्या हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड, और छोटा भाग का क्या हो गया आपका लघु वृत्तखंड कहते हैं इसको। ये वाली बात आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट देखिए, खाली स्थान आपको दिए गए हैं। वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है, ये बताना है आपको। सेकंड, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के डैश में स्थित होता है। बहिर्भाग या अभ्यर्भाग। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास से मिले सिरे हों, और वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। और क्या एक वृत्तखंड जिस पर तल स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित किया जा करता है। अब नंबर 1 देखिए, वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अभ्यंतर में। एक वृत्त जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है और वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होता है, बहिर्भाग या अभ्यंतर कहलाता है। थर्ड क्या हो गया आपका, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। अब देखिए, एक चाप अर्धवृत्त होता है। अगर जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों तो चाप क्या हो गया, अर्धवृत्त। जब इसके सिरे क्या हों, चाप के व्यास के सिरे हों। और वृत्तखंड का चाप तथा जीवा के बीच, किसके बीच, जीवा के बीच का भाग होता है। तो चाप और जीवा के बीच के भाग को क्या कहेंगे, वृत्तखंड हम बोलेंगे। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि एक वृत्त को हम कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड दिया गया है। निम्नलिखित सत्य और असत्य अपने उत्तर के कारण लिखिए। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। अब सेकंड क्या देखिए, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। और थर्ड क्या है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। ये बात आपको समझ में आई। अब नंबर 1 देखिए कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड की त्रिज्या होती है, ये बात सत्य है। एक वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती हैं, असत्य है। एक ही लंबाई की असीमित जीवाएं नहीं होती, अलग अलग लंबाई की होती हैं। आपने देखा भी होगा, क्योंकि वृत्त की जीवाएं भिन्न भिन्न लंबाई की हो सकती हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। थर्ड क्या है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों या चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, गलत। ये बात क्या है, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक चाप केंद्र पर 120 का कोण बनाएगा, अतः लघु चाप बनाएगा। तो ये क्या है आपका, सब ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए, वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास है, ये बात सत्य है। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए, त्रिज्याखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ये क्या है, त्रिज्याखंड जीवा एवं संगत चाप के क्षेत्र होता है, असत्य है। वृत्त का समतल आकृति है, वृत्त एक समतल आकृति है, सत्य है। समतल का मतलब क्या हो गया कि एक ही अपनी पोजीशन पर टिकी हुई आकृति होती है। तो आज हमने क्या सीखा कि हम वृत्त को किस प्रकार बनाते हैं। जैसे मैं एक बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ से मैं एक सर्कल को इस प्रकार बनाता हूँ, और जब मैं इस बिंदु को यहाँ तक मिला देता हूँ, अब देख लेते हैं पहले। और यहाँ से मैंने क्या लिया, इसको रेडियस लिख दिया। रेडियस क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। क्या हो गई, आपकी त्रिज्या हो गई। और जब मैंने इसको पूरा मिला दिया तो ये क्या बन गया, इसका व्यास बन गया। और हम 2 बिंदुओं को मिला लेते हैं यहाँ पर वृत्त से, कहीं भी 2 बिंदुओं अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या कहलाती है, आपकी जीवा। इस प्रकार ये आपकी हो जाती है जीवा, और ये आपका क्या हो गया, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, ये बात आपको क्लियर हुई।
और वृत्त से हम इस प्रकार बना सकते हैं। एक अगर आप बड़ा वृत्त बनाते हैं, ये आपका ये आ गया इस प्रकार, तो ये आ गया दीर्घ खंड, और ये लघु खंड, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ से आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।